सो हेलो एवरीबॉडी। तो आज की शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की शानदार क्लास में हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगा। और ये एक रिवीजन क्लास है दोस्तों, जो कि रिसेंटली में जो एग्ज़ाम लगे हैं आपके, जैसे कि आपका आरपीएफ हो गया और एएलपी हो गया और यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम, इन एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अब हालांकि वो क्वेश्चंस तो रिपीट उस तरीके से सेम तो होगा नहीं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि सेम रिपीट हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई क्वेश्चंस पूछा गया, ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का कोई क्वेश्चंस पूछा गया, तो उससे ये तो बात साफ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चंस पूछा गया तो उसका जो टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ा करिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अब जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है, तो किसको रखा गया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है। ठीक है, अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की साक्ष्य की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य थे कैसे थे, तो दोस्तों इसके जो साक्ष्य थे हम लोग उनको पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, साक्ष्य तो मिले थे। अब जैसे ऐसा साक्ष्य मिल गया, अब इसको पढ़ सकते हैं क्या, इस तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत साक्ष्य मिले थे। ठीक है, अब बात आती है पाषाण काल की, कि पाषाण काल को किस काल में रखा गया है, तो पाषाण काल को दोस्तों प्राग ऐतिहासिक में रखा गया है, प्राग ऐतिहासिक में रखा गया है। और इसके साक्ष्य कैसे थे या इसके साक्ष्य कैसे मिले थे, तो इसके साक्ष्य दोस्तों कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। ठीक है, इस तरीके से जैसे लिख दिया जाए कि ऐसे कोई लिखित साक्ष्य नहीं थे पाषाण काल में। ठीक है, अब बात आती है कि ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल को किस काल में रखा गया है, तो ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ठीक है, ऐतिहासिक काल में इसको रखा गया है, जो कि अब तक, ठीक है, पहले से लेकर अब तक का ऐतिहासिक काल में इसको रखा गया है। अब इसकी साक्ष्य की अगर हम लोग बात करें कि साक्ष्य इसके कैसे मिले थे, तो इसके साक्ष्य ऐसे मिले थे कि अब जैसे इस पे एक नाम दे दिया जाए, ठीक है, ये गोलू, ठीक है, तो गोलू का साक्ष्य मिला, लेकिन ऐसा साक्ष्य मिला कि इसको हम पढ़ सकते हैं। यानी कि ऋग्वैदिक काल से पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल के जो साक्ष्य थे हम उनको पढ़ भी सकते थे और देख भी सकते थे कि इसमें क्या लिखा है। ठीक है, जो कि अब तक का माना गया है। तो ये रहे। अब बात आती है कि जो सिंधु सभ्यता थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली थी। इस तो सिंधु सभ्यता का जिक्र की अगर हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पे नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ में जो जिक्र सिंधु सभ्यता का है वो मांडा क्षेत्र की तरफ है, जो कि जम्मू कश्मीर का इलाका है। और ये नदी की बात करें यहाँ पे, तो चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, और अगर हम लोग साउथ में बात करें तो साउथ में तो दैमाबाद, ठीक है, साउथ में दैमाबाद में जिक्र है। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और किस नदी के किनारे, तो प्रवरा नदी, ठीक है, प्रवरा नदी के किनारे। फिर बात आती है कि ईस्ट में इसका जिक्र कहाँ है, तो आलमगीर, कहाँ पे है, आलमगीर में है। और ये हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, अब बात आती है वेस्ट में, इसका जिक्र कहाँ है, तो वेस्ट में सुतकांगेडोर, क्या, सुतकांगेडोर, जो कि तो नदी की बात करें तो दाक्स नदी, ठीक है, दास्क नदी। और एरिया की अगर हम लोग बात करें तो पाक का एरिया है। ठीक है, पाकिस्तान का एरिया है, जो कि बलूचिस्तान पाक का एरिया। तो ये सिंधु सभ्यता का जिक्र है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है और वेस्ट में क्या है। ठीक है, मिलान करने के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले खोजी जाने वाली धातु कौन सी थी, तो कौन सी थी सबसे पहले खोजी जाने वाली धातु, तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सिंधु सभ्यता थी उसकी लिपि कैसी थी। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है,
तो मोहनजोदड़ो से इस स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध महासभा का आयोजन कहां पर किया गया था? तो वैशाली में किया गया था। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब जितनी भी बौद्ध महासभा हुई हैं सारे बौद्ध महासभाओं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग पहली बौद्ध महासभा की बात करें कि पहली बौद्ध महासभा का आयोजन कब किया गया था, तो ये दोस्तों 483 बीसी में किया गया था। 483 बीसी में किया गया था। और ये कहाँ पर किया गया था? तो ये राजगृह में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? राजगृह में किया गया था। ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे इसके? तो अध्यक्ष की अगर बात करें तो महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक है। और किसके शासन काल में पहली बौद्ध महासभा का आयोजन किया गया था? तो अजात शत्रु के शासन काल में। ठीक है। अजात शत्रु के शासन काल में पहली बौद्ध महासभा का आयोजन किया गया था। अब बात आती है द्वितीय बौद्ध महासभा की कि द्वितीय बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो वैशाली में किया गया था। लेकिन ठीक है। और ये कब किया गया था? तो 383 बीसी में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सभा कामी थे। कौन थे? सभा कामी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। और किसके शासन काल में हुई थी? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कालाशोक। ठीक है। कालाशोक के शासन काल में हुई थी। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब बात आती है कि तीसरी बौद्ध महासभा का आयोजन कब किया गया था? तो तीसरी बौद्ध महासभा का आयोजन 250 बीसी में किया गया था। ठीक है। और कहाँ पर किया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है। पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो मुगाल पुत्तिस थे। ठीक है। मुगाल पुत्तिस थे। और किसके शासन काल में हुई थी? तो अशोक के शासन काल में। ठीक है। अशोक के शासन काल में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब बात आती है कि चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन कब किया गया था? चौथी बौद्ध महासभा की अगर हम लोग बात करें तो 1 AD में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। 1 AD का मतलब होता है ईस्वी में और BC का मतलब होता है ईसा पूर्व। ठीक है। और कहाँ पर किया गया था? तो कुंडल 1 में किया गया था। ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो वसुमित्र थे। ठीक है। और किसके शासन काल में हुई थी ये चौथी बौद्ध महासभा? तो कनिष्क के शासन काल में। ठीक है। कनिष्क के शासन काल में। तो ये 4 बौद्ध महासभाएं हुई थी जो कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। उम्मीद है ऐसी। और अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि तृतीय बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ पर हुई थी? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि जो प्रथम बौद्ध महासभा हुई थी वो किसके शासन काल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध महासभा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। तो बी ऑप्शन इसका हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है अगला कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो विशाख दत्त। ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चंस कह रहा है जो प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन किया गया था वो किस नगर में किया गया था? ऐसे भी एग्जाम में पूछा गया है। तो राजगृह आप या राजगीर कह सकते हैं। ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने द्वितीय बौद्ध महासभा का आयोजन किया था? तो द्वितीय बौद्ध महासभा की बात कर रहा है तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कालाशोक के शासन काल में हुई थी। बी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें मिलान करना है कि स्तंभ 1 में जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन दे रखा है। और दूसरा स्तंभ में दिया है कि सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। इस तरीके से ऑप्शन। अब इनको मिलान करना है कि इस तो जन्म की बात करें कि बुद्ध के जीवन की बात कर रहा है इसमें कि बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं बताना है और उनमें मैच करना है। ठीक है। कि जन्म कहाँ हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पर हुई थी, प्रथम उपदेश या प्रवचन कहाँ पर दिया था, निधन कहाँ हुआ था। तो इस तरीके से मिलान करना है। जो बड़े एग्जाम होते हैं जैसे आप यूपीपीएससी में पीसीएस या आरओ के एग्जाम देते हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग इसके मिलान की बात करें तो हमारा जो पहला है यानी कि जन्म की बात करें तो पहले का हमारा हो जाएगा तीसरा, जो कि इनका जन्म लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। तो पहले का कोड हमारा क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। अब दूसरे का कोड हो जाएगा हमारा कि ज्ञान की प्राप्ति इनको कहां पर हुई थी। तो दूसरे का कोड हो जाएगा हमारा बोधगया में। ठीक है। तो
तो 2 का कोड हमारा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यानी कि 1 का जो हमारा कोड हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 का कोड 2 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रथम प्रवचन या उपदेश कहाँ पर दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। तो हमारा तो तीसरे का कोड क्या हो गया, पहला हो गया। अब बचा चौथे, तो चौथे का कोड हमारा क्या हो जाएगा, तो चौथे का 4 हो जाएगा। यानी कि कोड हमारा क्या बन गया 3 2 1 4, 3 2 1 4। अब यहाँ पे देख लीजिए 3 2 1 4 कहाँ है, तो सी ऑप्शंस में मिल रहा कि 3 2 1 4। तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब बात थोड़ा सा हम लोग चर्चा ही कर लेते हैं बुद्ध से रिलेटेड। यानी कि इनका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी गांव में हुआ था, 563 बीसी में हुआ था। और पिता का नाम क्या था, तो शुद्धोधन था, माता का नाम मायावती था, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और पुत्र जो था वो राहुल था, ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। और जो पहला उपदेश या प्रवचन दिया था तो सारनाथ में दिया था, और मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। अब बुद्ध धर्म के, अब इसके बाद बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी थे। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बुद्ध धम्म संघ ये त्रिरत्न थे। अब बात आती है कि त्रिपिटक कौन कौन से थे, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग साहित्य चक्र द्वारा हुआ है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रथम उपदेश। तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली सूची में चिन्ह दे रखा है और इसमें ये दे रखा है अर्थ, ठीक है। अब इसमें भी मिलान करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको याद भी रहता है काफ़ी दिनों तक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो ए का ए, बी, सी और डी का कोड मिलाना है, ठीक है। अगर हम लोग जन्म की बात करें तो इनका जन्म की अगर हम लोग बात करें तो जन्म का हो जाएगा हमारा कमल, ठीक है, चिन्ह है ये। तो जन्म का तो दर्शाया गया है कमल से, तो यानी कि ए का हमारा हो जाएगा कोड 4, ठीक है। अब इसके बाद जो बी का तो चिन्ह क्या दर्शाया गया है कि प्रथम प्रवचन या उपदेश, तो बी का कोड हो जाएगा हमारा धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो बी का कोड हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब सी में महाबोधि, तो महाबोधि को क्या कहा गया है, बोधि वृक्ष कहा गया है अर्थ, तो सी का हमारा पहला हो जाएगा ए। अब डी बचा तो त्याग, क्या त्याग का हो जाएगा घोड़ा, तो हमारा डी का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 4 2 1 3, तो 4 2 1 3, तो इसमें मिल रहा है कि 4 2 1 3, ठीक है। इस तरीके से 4 2 1 3, तो डी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है पर मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है, तो कंग्यूपा, तो हमारा इसका बी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक क्या है बताइए। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, तो हमारा इसका डी ऑप्शन जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो बौद्धों से संबंधित है, तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, तो बी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, तो राजगीर में, तो सी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि भगवान बुद्ध के 4 आर सत्य का प्रतिपादन करना है कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, तो इस तरीके से कोड करना है, ऊपर दिया गया है और ऑप्शंस में मैच करना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग पहले इसको कोडबद्ध करिए। आप लोग देखिए कि जो बौद्ध धर्म के 4 आर सत्य थे तो कौन कौन से, उनका क्रम पूछा है कि ए बी सी डी हैं कि बी ए सी डी हैं कि डी सी ए बी हैं, इस तरीके से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एक बार कमेंट जरूर करना ईमानदारी से, ठीक है। थोड़ा सा तो दिमाग में जोर देंगे, ठीक है, तो वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइए
कि जो भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे तो कौन कौन से थे। अब इसमें प्रतिपादन करना यानी कि क्रम में लिखना है। चलिए लिखिए क्रम में। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो इनका आर्य सत्य था वो दुख था, ठीक है। फिर इसके बाद दुख का कारण, तो ए डी दुख का कारण, फिर दुख का निवारण, ठीक है, ए डी बी, ठीक है। फिर तो दुख निरोध का मार्ग, ठीक है। तो ए डी बी सी, तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो बुद्ध धर्म के, जो भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे, एक दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग, ये 4 आर्य सत्य बताए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पार्श्वनाथ। तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ऋषभदेव थे, ठीक है। और पहले तीर्थंकर भी थे ऋषभदेव, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भी थे, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहले तीर्थंकर जैन धर्म के कौन थे। तो ऋषभदेव थे। तो बी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो कुंडग्राम में हुआ था। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा जैन धर्म ने किया था। तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा कि स्यादवाद का सिद्धांत है तो किसका है। तो स्यादवाद किससे जुड़ा है, किस धर्म से जुड़ा है। तो जैन धर्म से जुड़ा है। तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। तो कौन था महावीर स्वामी का। तो राइट आंसर हो जाएगा जमाली। तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था। तो प्रथम अनुयायी कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा जमाली, ठीक है। और इनका पहला शिष्य भी था। क्वेश्चन कह रहा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। एग्जाम में बहु बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा मक्खली गोसाल। तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो किस काल में हुआ था पशुपालन का प्रारंभ। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा कि एक ही कब्र से 3 कंकाल निकले हैं। तो कहाँ से निकले हैं। तो दमदमा से। तो हमारा इसका बी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था। तो जौ था। तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भीमबेटका को किसने खोजा था। तो भीमबेटका को किसने खोजा था। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने। तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो कहाँ पर स्थित हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल्लागंज रायसेन। तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। तो कौन है जो कि सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डायमिकस। तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला है। तो किस क्षेत्र में फैला है चोलों का राज्य। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा कोरोमंडल तट में और कुछ दक्कन के भाग तक ये फैला है, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अंश में कह रहा है कि चोलों की राजधानी क्या थी। तो चोलों की राजधानी तंजौर थी। क्या थी तंजौर। तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था वह कौन था। तो कौन था वह। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी।
तो राइट आंसर हो जाएगा राज राज प्रथम। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कादम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी, तो कादम्ब राजाओं की राजधानी थी वनवासी। क्या थी, वनवासी। तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 कुमार चरित्र किसने लिखा था, तो 10 कुमार चरित्र किसने लिखा था, तो दंडी ने लिखा था, दंडी। तो सी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो किस विषय से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, चरक संहिता। तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा कि पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था, तो कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा चंद्र बरदाई। तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल। ठीक है, पाल से गोपाल। तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। महोदया किसका पुराना नाम था, तो महोदया किसका पुराना नाम था, तो कन्नौज को कहा जाता था महोदया। तो सी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो मदुरई में स्थित है। तो ये ऑप्शन हमारा इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो नान्यदेव था। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कर्नाट वंश का जो संस्थापक था वो नान्यदेव था। अब इसमें पूछ रहा है कि अंतिम शासक कौन था, तो हरि सिंह था। कौन था, हरि सिंह। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट तो जरूर करना है साथ ही साथ। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा है। तो हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।